हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन जो है वो पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एप्पल गिरा। एप्पल जब गिरा तो उन्होंने वहाँ से सोचना स्टार्ट किया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, और उस पर ही बेस्ड उन्होंने फिर लॉ दे दिया अपना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा बोला जाता है तो हमने बोल दिया। तो अब हमारा मोटो तो क्या है, हमारा काम की बात तो क्या है कि उन्होंने क्या दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया तो इसी पर बेस्ड उन्होंने इस लॉ के थ्रू ही जो केपलर्स लॉ है और टेरेस्टेरियल ग्रेविटेशन है उसको एक्सप्लेन करने में हमको मदद मिली। फिर न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि अगर सपोज करो ये हमारा अर्थ है और अर्थ के अराउंड जो हमारा मून है, मून क्या कर रहा है? किसी रेडियस, किसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। उसके जो मून है वो अर्थ के अराउंड, ये है हमारा अर्थ और ये है मून। ये मून है वो इस ऑर्बिट पर अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है। और इस मून का जो रेडियस है, इसके ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमने कंसिडर कर लिया, क्या है? रेडियस आर एम। मून का रेडियस हमने क्या कंसिडर कर लिया? मून के ऑर्बिट का रेडियस क्या कंसिडर कर लिया? आर एम। तो अब वो क्या कर रहा है? आर ऑर्बिट के रेडियस पर मोशन कर रहा है। तो मोशन कर रहा है तो इसे मोशन में इस पर क्या लगेगा? एक एक्सिलरेशन लगेगा टुवर्ड्स सेंटर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उस पर क्या लगता है? एक्सिलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। और उस एक्सिलरेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। और उस सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन ए की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी से बताओ। v²/r। यही होती है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन की वैल्यू। ये हम इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन ए की वैल्यू कितनी होती है? v²/r। अब यहाँ हम किसके एक्सिलरेशन की बात करें? मून के एक्सिलरेशन की बात करें, इसलिए उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए एम से। और रेडियस भी किसके ऑर्बिट की? मून के ऑर्बिट की रेडियस है, तो इसलिए आर को भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर एम। तो वेयर ए एम इज सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन ऑफ मून, वी इज स्पीड ऑफ मून एंड आर एम इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कि जिस ऑर्बिट में मून मोशन कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस। अब अगर मुझे यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? v की वैल्यू। तो हमें पता है कि मून जब एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो एक सर्कल कंप्लीट करने में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस अगर यहीं पर आया तो वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? इस सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल। एक सर्कल कंप्लीट करने में मून कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? इस सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल। और सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और आर की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे? आर एम, क्योंकि उसका रेडियस कितना है? आर एम। अब हमने कंसिडर कर लिया कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे टाइम कितना लग रहा है? टी। टी इज अ टाइम पीरियड। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 2πrm। और टाइम कितना लगा इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसे? टी टाइम। तो v इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2πrm अपॉन टी। यहाँ से अगर मुझे v² की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ मैंने किया स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर किया तो राइट हैंड साइड भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो इस 2 का स्क्वायर, v पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर और t का स्क्वायर। तो v² की ये वैल्यू आ गई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2² मतलब 4π² rm² अपॉन टी। तो इस v² की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ए एम की वैल्यू आ गई 4π² rm² अपॉन टी। ये टी क्या? टी स्क्वायर है। और ये जो आर एम है, ये पहले से जो आर एम था वो तो एज इट इज़ है यहाँ पर। इस स्क्वायर से ये आर एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ए एम की वैल्यू कितनी आ गई? 4π² rm अपॉन टी स्क्वायर। अब जो टाइम पीरियड है मून का, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड कितना होता है?
27.3 डेज। और उसका जो रेडियस है, जिस रेडियस पर वो अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा है, ये रेडियस मतलब ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू द मून, के अर्थ के सेंटर से मून की डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कितनी है, आर एम की वैल्यू, इस वैल्यू को देने से पहले जब न्यूटन ने ये डेरिवेशन दिया था उससे पहले पता चल गई थी कि टी की वैल्यू ये होती है और आर एम की वैल्यू कितनी होती है, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो जब हमने आर एम, टी और 4 पाई की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट किया, तो इस ए की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस पर है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पर हमें पता है एक्सेलरेशन कितना होता है, जल्दी से बताओ। वो होता है g, और g इज इक्वल टू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पर जी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हमने इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जी की वैल्यू की कंपैरिजन में बहुत ही कम आई। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो किसका एक्सेलरेशन है, मून का एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू जी की वैल्यू की कंपैरिजन में कैसे आई, बहुत ही कम। मतलब जी की वैल्यू 9.8 है, तो ये ए एम की वैल्यू 9.8 से भी कम है। तो यहाँ से न्यूटन ने क्या कंक्लूज़न निकाला, न्यूटन ने ये कंक्लूज़न निकाला कि जैसे जैसे हम अर्थ से ज़्यादा हाइट पर जाएंगे, ये अर्थ के सरफेस पर वैल्यू कितनी थी, 9.8, अब ये हम बहुत ज़्यादा हाइट पर पहुँच गए, जो हमारा मून है वो तो यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है, जब ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, डिक्रीज। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है, फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है, फोर्स। तो वहीं से न्यूटन ने ये भी कहा कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कि जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, और वो भी किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो स्क्वायर के फॉर्म में डिस्टेंस क्या होती जाएगी, डिक्रीज, डिस्टेंस नहीं फोर्स डिक्रीज होते जाएगा, और अगर फोर्स डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, फिर इसी पर बेस्ड न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने और इसी वैल्यूज़ को आगे कैलकुलेट किया। न्यूटन ने कहा कि भाई डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है, फोर्स डिक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। फोर्स अगर डिक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा, जितना कम फोर्स उतना ही कम एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो क्या डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो उसी पर बेस्ड न्यूटन ने कहा कि जो ए एम है, ए एम वो क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर एम स्क्वायर के। ए एम मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मून, वो क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ आर एम। इसी टाइप से जो जी है, जी भी क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ आर ई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ आर ई, वेयर आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, सपोज करो इस अर्थ के सरफेस पर रखा है, जी की वैल्यू कहाँ है, एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उसके सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वही किसके इक्वल रहेगी, अर्थ के रेडियस के इक्वल। तो ये ए एम की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू आर एम टू द पावर -2। हमें पता है किसी भी अगर वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमीटर में, डिनोमीटर से न्यूमरेटर में अगर ले जाते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसकी पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी। इसी टाइप से यहाँ पर g इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई टू द पावर -2, ये वैल्यू आएगी। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे एक कॉन्स्टेंट आता है,
तो ए एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के आर एम माइनस टू। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी इज इक्वल टू के आर ई माइनस टू। ये आ गया। अब हम इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 क्या है, जी इज इक्वल टू के आर ई माइनस टू, और इक्वेशन 1 क्या है, ए एम इज इक्वल टू के आर एम माइनस टू। ये वैल्यू है। तो ऊपर लिखी इक्वेशन 2, नीचे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस के से तो ये के हो गया कैंसिल। इस आर ए की पावर कितनी है, माइनस टू, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगी प्लस टू। ये आर एम की पावर कितनी है, माइनस टू, तो इसको ले जाएंगे ऊपर और ऊपर वाले को ले आएंगे नीचे। तो दोनों की पावर्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी अपॉन ए एम इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमें अर्थ के रेडियस की वैल्यू पता है और जो मून है जिस रेडियस में वो रिवॉल्यूशन कर रहा है, उन दोनों की अगर वैल्यू पता है, तो उन दोनों की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगी 3600 के इक्वल। तो ये इन दोनों की आर ए और आर एम की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आएगी, 3600 के इक्वल आएगी। तो इसी टाइप से अगर हम जी और ए एम की वैल्यू पुट करें, जी और ए एम की वैल्यू पुट करें तो वो भी कितनी आएगी, 3600। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8, और ए एम की वैल्यू जो इसके पहले वाली हमने इक्वेशन निकाली थी, उस इक्वेशन से जो ए एम की वैल्यू आएगी, तो जी और ए एम की वैल्यू भी पुट करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। और आर ई स्क्वायर और आर ई स्क्वायर और आर एम स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। तो उससे ये पता चला कि हमने ए एम की वैल्यू क्या की है, सही कैलकुलेट की है। फिर इसी के बाद न्यूटन ने क्या दिया, अपना मोस्ट इम्पोर्टेंस रूल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर इसके बाद न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जो किस में लिखा था, उसके प्रिंसिपिया में लिखा हुआ था कि वहाँ से लिया गया है। वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इस यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी ऑब्जेक्ट सभी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया m1, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे दिया m2। दोनों कैसे ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास, दोनों मास कैसे, पॉइंट मास। इसका ये है हमारा ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया r2, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया r1। ठीक है। फिर हमने m1 से m2 की तरफ गए, ये पोजीशन वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया r। तो इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एवरी ऑब्जेक्ट, न्यूटन ने क्या कहा, एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कि वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस कितनी है, r है, तो वो जो फोर्स है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनको कंबाइन करके लिखा, तो कंबाइन करके हम क्या लिख देंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। तो हमारे पास f इज इक्वल टू क्या आ गया, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही क्या है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और वो जो फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ रहेंगी, टूवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट मासेस। कि वो जो दो पॉइंट मासेस है उन पॉइंट मास को जॉइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन पर फोर्स रहेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स ऊपर नीचे कहीं भी दाएं बाएं आए, ऊपर नीचे कहीं भी लग जाएगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों को जॉइन करने वाली ये जो लाइन है इस लाइन पर ही लगेगा। मतलब इस लाइन के या तो अंदर लगेगा या तो इसी लाइन पर बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब अगर हमें ये तो मतलब हमने स्केलर फॉर्म में लिख दिया,
ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर एफ। मॉड वेक्टर एफ का मतलब भी क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब एफ को ही हम क्या लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर एफ। तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया। अब अगर हमें इससे क्या लिखना है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है उनका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं कि अगर हम बात करें किसकी, कि इस मास m2 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो मास m2 को कौन फोर्स लगाएगा, मास m1 फोर्स लगाएगा। मास m2 पर कौन फोर्स लगाएगा, मास m1 फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में, अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर m2, सपोज करो ये मार्कर है m2 और मैं क्या हूँ m1, तो मैं क्या करूँगा, इस मार्कर को अपनी तरफ खींचूंगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। तो फोर्स इस m2 पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वाली डायरेक्शन में। तो अगर ये फोर्स, कौन सा फोर्स निकालना है हमें, फोर्स ऑन मास m2। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन मास m2, कि अगर मास m2 पर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स इस डायरेक्शन में निकलेगा, तो मुझे इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप। यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन का, m1 से m2 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप। तो m2 से m1 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप। ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है आर की, तो उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, आर का यूनिट वेक्टर आर कैप। लेकिन फोर्स तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में आर कैप है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस वाली डायरेक्शन में क्या रहेगा, इस वाली डायरेक्शन में कौन रहेगा, माइनस आर कैप। तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस आर कैप। तो ये फोर्स किस फॉर्म में आ गया, ये था स्केलर फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड था, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। माइनस साइन को हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू जी m1 m2, ये माइनस के साइन को मैंने बाहर लिख लिया, अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इतना क्लियर है। अब हमें पता है, क्या पता है, कि जो कोई वेक्टर है अगर हमारे पास आर, वेक्टर आर किसके इक्वल होता है, वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड आर, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मॉड आर, और उसकी डायरेक्शन मतलब उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो आर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, मॉड आर। तो जो वेक्टर आर है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। कि आर ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर का। इस मॉड आर को ही हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आर लिख सकते हैं। आर मतलब उसका क्या है, मैग्नीट्यूड। आर इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कैप। तो आर कैप की स्पेस पर हम वेक्टर आर अपॉन आर लिख सकते हैं। तो इस आर की स्पेस पर हम आर कैप की स्पेस पर क्या लिख देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी स्पेस पर हम लिख देंगे वेक्टर आर अपॉन आर। ये आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर। तो ये फोर्स आ गया हमारा किस में, वेक्टर फॉर्म में। ये उसका मैग्नीट्यूड था, ये यूँ कहिए ये स्केलर फॉर्म में था। अब जितना फोर्स m2 मास पर लगेगा उतना ही फोर्स किस पर लगेगा, m1 मास पर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि जितना फोर्स m1 m2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स m2 m1 पर लगाएगा। तो अगर m2 पर फोर्स कितना लगा, F, तो m1 पर फोर्स कितना लगेगा, माइनस एफ। माइनस, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगी लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, इसलिए हमने क्या लगा दिया, -1। तो इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो f है, f को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F21, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F12। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फोर्स ऑन 2 बाई 1। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन मास 2 बाई मास 1।
F12 का मीनिंग क्या है? फोर्स ऑन मास 1 बाय मास 2, कि 1 मतलब किस पर लग रहा है, पहले वो लिखते हैं जिस पर फोर्स लग रहा है और बाद में वो लिखते हैं जिसने फोर्स लगाया। पहले वो लिखते हैं जिस पर फोर्स लग रहा है और बाद में वो लिखते हैं जिसने फोर्स लगाया। तो हमने कहा दोनों फोर्स क्या रहेंगे? इक्वल, मतलब F12 या यूँ कहे F जो 21 है, F21 इक्वल रहेगा किसके? माइनस F12 के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इतना क्लियर है। अब अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मासेस का एक सिस्टम है, यहाँ पर तो हमने 2 ही मास लिए। अगर सपोज करो हमारे पास 4 मास है, 5 है, 10 मास है, तो उन मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अगर हमें निकालना है तो वो निकाल लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो वो निकालने के लिए हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक 4 मासेस का एक सिस्टम है, ठीक है। एक ग्रुप है, उसमें कितने मास है? 4 मास है। अब उन 4 मासेस के सिस्टम का हम क्या निकालेंगे कि उसमें अगर कोई एक मास है, तो यहाँ पर हम जो मास की बात कर रहे हैं वो कौन सा मास है? पॉइंट मास। यहाँ पर हम जो मासेस की बात कर रहे हो कौन से मास है? पॉइंट मास। लेकिन इसी रूल को हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए भी यूज़ करेंगे। इसी रूल को हम किसके लिए यूज़ करेंगे? एक्सटेंडेड बॉडीज़। एक्सटेंडेड बॉडीज़ मतलब जिनका फाइनाइट साइज़ हो, जिनका साइज़ बड़ा हो। तो पॉइंट मास से यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर 2 बॉडीज़ है, जैसे मैं हूँ तो मैं पॉइंट के साइज़ का हूँ क्या? नहीं। लेकिन मैं और अगर आपकी बात करूँ तो तुम्हारे और मेरे बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे और मेरे बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे मासेस के कंपैरिजन में हमारे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अगर है तो हम दोनों क्या हो गए? पॉइंट मास। तो पॉइंट मास का मीनिंग क्या है कि मास के कंपैरिजन में 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने 4 मास कंसिडर कर लिए। ये है M1, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं M3 मास। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया? M3 मास। यहाँ पर रखा है M2 मास और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। ये 4 मासेज हैं हमारे पास, M1, M2, M3, M4। इन सभी के वेक्टर्स ले लेते हैं। इस डायरेक्शन का जो वेक्टर है, इस डायरेक्शन का वेक्टर क्या है हमारे पास? R31। R31 का मीनिंग क्या है? ठीक है, R31 ले ले क्या? चलो देखते हैं अभी क्या लेना है। अभी तो मैं सिर्फ अभी इसको बाद में देखते हैं। इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अगर मैंने लिखा है R13, मैंने क्या लिखा है? R13। R13 का मीनिंग क्या है? पोजीशन वेक्टर टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 3। R13 का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर टूवर्ड्स, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, या ये जो वेक्टर है R वेक्टर की M1 से M3 से M1। तो इस R13 का मतलब क्या है? 1 से 3 की ओर, 1 से 3 की ओर नहीं, टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 3, मतलब 1 की ओर, किससे? 3 से। टूवर्ड्स 1, R13 का मतलब क्या है? टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 3, मतलब इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन क्या है? 1 की तरफ है। कहाँ से है? 3 से। फिर ये हमने एक डायरेक्शन ली, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R12। R12 का मतलब क्या है? टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2। फिर यहाँ पर एक डायरेक्शन ले ली, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R14। R14 का मीनिंग क्या हुआ? टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 4। तो इस मास M पर कितना फोर्स लगेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F1 से। तो F1 की वैल्यू क्या रहेगी? GM F1। पहले हमने किससे निकाल लेते हैं? पहले हम निकाल लेते हैं इस 2 से। 2 से निकाल ले क्या? ठीक है, इस 2 से निकाल लेते हैं। तो उसको किससे लिखेंगे? GM2 M1 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे हम। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूँ कि M2 किस पर फोर्स लगा रहा है? M1 पर। M2 किस पर फोर्स लगा रहा है? M1 पर। तो M2 M1 को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21 कैप। ये होगा क्या? देखो R21 का मतलब क्या हुआ? टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। इस M1 पर M2 फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? ऊपर की साइड।
अपनी तरफ खींचेगा, उसे ऊपर खींचेगा, तो मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, R21, मतलब टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन शो करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, R21, और इसकी डिस्टेंस मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R21 स्क्वायर। ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया उसकी डिस्टेंस। तो ये तो फोर्स आ गया फ्रॉम मास m2। इसी टाइप से किसके लिए निकाल लेंगे, मास m1, उन सभी को ऐड कर देंगे तो m1 मास पर टोटल फोर्स आ जाएगा। तो अब किसके लिए निकाल लेते हैं, m3, तो वो कितना हो जाएगा, g m3 m1। अब यहाँ पे फिर से हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो किस पर फोर्स लग रहा है, फिर से F1। हम फोर्स क्या, कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, F1 फोर्स निकाल रहे हैं। F1 फोर्स निकाल रहे हैं मतलब फोर्स ऑन मास m1। तो मास m1 पर m3 फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, m3 उसे अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इस डायरेक्शन का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, R31। क्या लिखूंगा मैं, R31, मतलब टूवर्ड्स 3 फ्रॉम 1। तो इस डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R31, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हम क्या लिख देंगे, R31 स्क्वायर। कि ये जो है ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R31 प्लस, अब ये m4 भी फोर्स लगा रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, g m4 m1 अपॉन, अब फिर से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो m1 पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, m4 उसे नीचे खींच रहा है, किसको, m1 को इस डायरेक्शन में खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R41 कैप। जो टूवर्ड्स 4, किसकी तरफ, 4 की तरफ, कहाँ से, फ्रॉम 1। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है R41, ठीक है। और मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R41 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कि ये जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, अगर ये कैप है तो इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R412, ठीक है। मैग्नीट्यूड से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसकी जगह हम R14 भी लिख देंगे तो भी सही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि R12 लिखो या R41 लिखो या R14 लिखो, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा, इसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो हमने निकाला फोर्स ऑन मास m1, उसको किससे रिप्रेजेंट किया, F1 से। तो इस m1 मास पर जो फोर्स है वो ये 3 लोग लगा रहे हैं, तो हमने निकाल लिया फोर्स ड्यू टू m2, फोर्स ड्यू टू m3, फोर्स ड्यू टू m4, और उन सभी को ऐड कर दिया। तो उन सभी का जो एडिशन है वही किसके इक्वल रहेगा, टोटल फोर्स के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब इसके पहले एक चीज़ और छूट गई कि हमने जब 2 मास लिए थे, ये था हमारा m1, ये क्या था हमारा m1 था, और ये क्या था m2, और हमने क्या लिया था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये था हमारा ओरिजिन, ये उसका क्या था, पोजीशन वेक्टर R1, ये पोजीशन वेक्टर था R2, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। तो इसकी डायरेक्शन ये है। तो हमें पता है ये एक हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल। अगर यहाँ पर हम ट्राइंगुलर लॉ लगाएंगे तो R1 प्लस R इज इक्वल टू क्या रहेगा, R2। ये यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से ऊपर गए, तो इन दोनों साइड का सम, थर्ड साइड जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है, होना था नीचे, डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, थर्ड साइड के इक्वल है। तो R1 प्लस R इज इक्वल टू कितना आ गया, R2। तो यहीं से R किसके इक्वल रहेगा, R2 माइनस R1 के इक्वल। तो ये R2 जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो किसके लिए इक्वल रहेगा, R2 माइनस R1 के इक्वल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।